नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फाइनली जो मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए जिसका एग्ज़ाम 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए जो मैराथन क्लास है वो लेकर आऊँगा मैं। और ये जो क्लास है टोटली बेस्ड है आपके एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उस पर, क्लास 9th साइंस और क्लास 10th साइंस का। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। तो एक फ़ायदा तो इसमें ये होगा कि आपको जो जनरली आप काफ़ी सारी क्लासेस देखते होंगे जिसमें क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं। इवन मेरा जो पहला क्लास है उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि वो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, और मैंने भी देखा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। और वो जो क्लास मैंने लिया था वो पर्टिकुलर एक बुक से लिया था, ये मैंने पहले बताया था, जो कि वन दरों के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक पर्टिकुलर कह लीजिए एक पर्टिकुलर जो होता है बुक बनाने वाले, उनकी तरफ से किया गया था। वो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको आइडिया लग गया होगा। खैर जो भी है, इस वजह से मैंने वो वीडियो बना दिया था। लेकिन फिर भी जो उसके बाद 2-3 क्लासेस दी थी उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही लिए थे। खैर आज का जो फाइनल क्लास है मैराथन क्लास, ये कंबाइंड होगा आपका क्लास 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उस पर बेस्ड। तो सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, देखना है आपके कितने राइट आंसर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ठीक, और नहीं होगा तो एक और क्लास हम करेंगे अगर समय मिलता है तो। फिलहाल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इसको कंप्लीट देख लें। अभी नहीं देख पा रहे हैं तो जब भी आपके पास समय हो 16 जुलाई से पहले पहले, या आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, मान लीजिए 25 जुलाई को किसी का एग्ज़ाम है तो वो बाद में भी देख सकता है, यानी कि 24, 23, 22 उससे पहले, मतलब एग्ज़ाम से पहले जब भी आपका है वो आपको कंप्लीट देख लेना है। तो एक चीज़ तो ये है। इसके अलावा जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर मैं अभी बना पाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अपडेट्स के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यह है आपका पहला क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए वीडियो के आखिर में एक चीज़ बता देता हूँ मैं, वीडियो के आखिर में मैंने कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऐड कर दिए हैं, यानी कि जो यूके ट्रिपल एससी नहीं कराए हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, सिर्फ वो मैंने एडिशनली ऐड किए हैं वीडियो के आखिर में। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार आयोग जो है वो डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के क्वेश्चन से क्वेश्चन उठा के डाल देता है आपके किसी जनरल साइंस में जो पूछा जाता है क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में। तो इस वजह से वो मैंने ऐड कर दिया है। तो टाइम मिले तो उसको देख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एम जी, कैपिटल एम और स्मॉल जी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण का सही प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर विन्यास, जो भी कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरह से रिप्रेजेंटेशन मैग्नीशियम एटम के लिए कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो जितने भी मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम, इस तरह के जितने भी मेनली जो एटम होते हैं जिसका एग्जाम्पल जनरली देखने को मिलता है एनसीईआरटी में, उन सभी का एटॉमिक नंबर एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 282। कैसे, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अभी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इसको समझने के लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर और बोहर मॉडल जो है ये पता होना चाहिए। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो न्यूक्लियस जो है सेंटर में रहता है आपके एटम के, और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं वो रहते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, ये चीज़ तो आप जानते होंगे, बोहर का मॉडल 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो जो सबसे मोस्ट इनर सेल है ये वाला, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए एल, एम और एन, जिसमें के इज इक्वल टू पहला सेल एन इक्वल टू 1 होता है, एन, फिर उसके बाद एल आता है एन इक्वल टू 2, फिर एम 3, फिर एन होता है आपका 4th सेल, और इस तरह से आगे। तो इसमें कैसे इसको देखें कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, इसको समझने के लिए अगर आपने बोहर का मॉडल पढ़ा है तो आप इजीली कर लेंगे। देखिए, बोहर ने एक स्कीम दिया था जिसे कहते हैं बोर बरी स्कीम। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2n² के फॉर्म में होता है। ठीक, यानी कि n इज इक्वल टू पहले सेल के लिए 1 है, ठीक,
तो यहाँ पर पहले सेल में अगर 1 पुट कर देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। ये पहली चीज़। एल की बात कर लेते हैं। एल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2n² अगर कैलकुलेट करें तो 8 हो जाएगा। तो दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसी तरह से n की वैल्यूज़ अलग अलग सेल के लिए, m के लिए 3, n के लिए 4 पुट करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब हमारे पास था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12 इसमें। तो चूंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में 2 आएगा जो हमने देखा। उसके बाद वाले सेल में कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम जो मैंने बताया 2n²। तो दूसरा सेल n = 2 है। तो चूँकि हमारे पास 12 हैं, 2 हमने दे दिए हैं, तो और दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकता है। तो इस वजह से दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आखिरी सेल में जो बचा होगा वो रह जाएगा, यानी कि 282। बहुत ईजी था, लेकिन आपको मेन है कि आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ व्हाट। इनमें से किसका डिस्कवरी हुआ था जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पर। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल डाले थे तो उसमें किस चीज़ का मेनली डिस्कवर किया गया था या हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आप लोगों ने गेस किया होगा। इजी क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इन दी एटम। ठीक, अभी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक डायग्राम देख के। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट मिले थे। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया था तो हाई स्पीड पर अल्फ़ा पार्टिकल्स को सोने की पन्नी पर टकराया गया था, टारगेट किया गया था। और उसके बाद जो रिजल्ट मिला है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली निकल गए थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक, तो ये पहला कंक्लूजन था। इससे ये पता चला कि जो एटम है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो खाली रहता है। एक चीज़ तो ये। दूसरा, काफ़ी कम संख्या में ऐसे एटम थे जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे या फिर रिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक, ये देख पाए होंगे आप। ठीक, और उससे भी कम, बहुत ही कम संख्या में ऐसे थे जो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुए थे। तो इससे ये पता चला कि सारा जो धनावेश है या फिर पॉजिटिव चार्ज है या फिर कह लीजिए जो भार है एटम का, वो सेंटर पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, केंद्र पर रहता है। ठीक, तो ये चीज़ इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ठीक, तो ये चीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा गया है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक तत्व है, एक एलिमेंट है एक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है 15, ठीक, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है 16। इनमें से कौन सा तत्व का सही प्रतिनिधित्व करता है। करेक्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट कौन सा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, इसमें अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूँ। इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक्स आपका एलिमेंट है, नीचे लेफ्ट साइड में आपका एटॉमिक नंबर और ऊपर आपका लेफ्ट साइड में मास नंबर रिप्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। तो अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, जब आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 15 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2-3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आसानी से आप कर लेंगे। पहला, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमेशा होता है। ठीक, इस लाइन को याद रखिएगा, हमेशा एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के लिए। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है उस केस में क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन में इसी का यूज़ करना है। एक बार मैं बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नहीं, माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों बराबर होते हैं जब आपका एटम न्यूट्रल है। और क्वेश्चन में हमें इसका ही इस्तेमाल करना है। ठीक, तो अब आपको बताना है। अच्छा, मास नंबर कैसे निकालेंगे, मास नंबर के लिए क्या है रिलेशन, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ये होता है आपका मास नंबर। तो इन 3 चीज़ों को याद रखना, फिर आप सारे क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमें रिलेशन बताना है और रिलेशन बताने के लिए हमें मास नंबर पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर। ठीक, चूँकि हमारे पास जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, एक्स जो है हेलोजन एलिमेंट्स है,
के अंतर्गत आता है, एक्स जो रिप्रेजेंट होता है वो हैलोजेंस के लिए। तो ये न्यूट्रल है, इस वजह से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। किसके लिए? न्यूट्रल केस में जब है। तो इलेक्ट्रॉन 15 है तो हमारा जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ठीक, एक चीज़ तो आ गया। अब हम मास नंबर कैसे निकालें? तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या भी दिया गया है, और ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम मास नंबर निकाल पाए। देखिए प्रोटॉन्स तो हमें पता चल गया कि 15 है, क्योंकि न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो 15 हमारे पास प्रोटॉन्स है, और हमने पढ़ा अभी कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो 15 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर यानी कि 31। तो कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 15x। ठीक, तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया था, बाकी इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे ईजिली। ठीक, तो ये चीज़ है। वैसे आपको टाइम तो काफ़ी मिल जाता है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय रहता है आपके पास, तो इतना मुश्किल नहीं होगा, टाइम का कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, तो उसमें जो डाल्टन ने सिद्धांत दिया था वो क्या क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो गई थी। तो पहला तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, जिसमें बताया गया था कि अगर रिएक्शन के पहले जो मास होगा वो रिएक्शन के बाद भी बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे H2O की बात करें तो हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम है तो पानी 16 ग्राम है, माफ़ कीजिएगा ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो पानी आपका 18 ग्राम बनेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इन तीनों ही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है आपको कौन कौन से सही हैं या फिर कौन सा गलत है, ये आपको पता करना है। तो देखिए अभी हमने देखा था जब अल्फ़ा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने कौन कौन से कंक्लूजन निकाले थे ये आपको बताना है। तो पहला तो ये था कि नाभिक को धनावेशित माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। इसके अलावा पता किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी होते हैं, इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा सौर मंडल से तुलना की जा सकती है, तो रदरफोर्ड ने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के चारों ओर रहते हैं, अरेंज रहते हैं, जैसा कि प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर रहता है। तो इस वजह से इसको कंपेयर किया जा सकता है मॉडल के रूप में। ठीक, तो और इसके अलावा फोर्थ है आपका थॉमसन के मॉडल से सहमत था तो नहीं था। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी आपका, माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था, इसमें सिंपली आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्याओं के आधार पर कौन सा रिलेशन सही है, किस तत्व के लिए निम्नलिखित में से किसी तत्व के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला तो दिया गया है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, हमने देखा था प्लस नहीं होगा, इक्वल टू होता तो हम कह सकते हैं सही है। दूसरा आपका मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी हमने देखा था, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या ये सही है? तो ये भी सही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सेकेंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है।
तो पहला है द मास ऑफ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। दूसरा है द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश को परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है। क्या ये सही है? या फिर थर्ड ऑप्शन है धनावेशित गोलों में इलेक्ट्रॉन का समान वितरण होता है। और चौथा है परमाणु को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है? तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ। पहला आपका राइट आंसर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है। देखिए, जब थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था तरबूज वाला, आपने पढ़ा होगा, तो उन्होंने जो बताया था कि परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है, ऐसा कहा था थॉमसन ने। दूसरा, जो धनात्मक आवेश है इसको परमाणु पर समान रूप से वितरित माना जाता है, ये भी कहा था। और तीसरा, धनावेशित गोलों में जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कि बीज के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है, जो तरबूज का बीज है उसे इलेक्ट्रॉन के रूप में बताया गया था या मेंशन किया गया था एग्जाम्पल के तौर पे। तो धनावेशित गोलों में इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण होता है, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से पता चला कि, क्या पता चला था जब अल्फा स्कैटरिंग किया गया था, एक्सपेरिमेंट जब किया गया था ये वाला? तो पहला है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, क्या ये पता चला था? देखिए, ये चीज़ तो पहले से ही पता था कि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा है आपका परमाणु का द्रव्यमान और धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट से मेनली पता किया गया था मुख्य रूप से। तो ये हमारा सही है ऑप्शन सेकेंड। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में कहा गया कि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसकी बात नहीं की गई थी। फोर्थ है आपका परमाणु में अधिकांश स्थान खाली है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक। तो फोर्थ भी हमारा सही है। ये भी बताया गया था कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो हमने देखा कि काफ़ी सारे जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली बिना किसी रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के निकल जा रहे थे फॉइल से बाहर, बिना किसी एटम से रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट हुए या फिर किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो इस वजह से जो है वो डायरेक्ट निकल जा रहे थे। इससे पता चला था कि जो मैक्सिमम प्लेस है या फिर जो स्थान है आपका एटम में वो ब्लैंक रहता है, खाली एम्प्टी रहता है। फर्स्ट, माफ कीजिएगा, सेकेंड एंड फोर्थ आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि किसी तत्व के आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, और इसका परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है वो 27 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो सिंपली इसमें सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता करेंगे। कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और मास नंबर हमें दिया गया है और द्रव्यमान संख्या 27 दिया गया है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी दी गई है। तो इससे हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स निकाल देंगे, कितना आएगा, माइनस कर देंगे सिंपली 27 माइनस 14, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स है इस पर। अब चूंकि 3 जो हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ठीक है, किसी तत्व के आयन पर जो है 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, तो इस वजह से चूंकि 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इसमें से निकल जाएंगे और आपके पास बचेगा 10। तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 10 होगी, चूँकि 3 जो है पॉजिटिव चार्ज भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स 13 हैं, इस वजह से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था पहला परमाणु मॉडल? बोहर ने दिया था, ई गोल्डस्टीन ने दिया था, रदरफोर्ड ने, या फिर जे टॉमसन ने? तो सभी ने पढ़ा होगा, किसने दिया था? ये दिया था जे थॉमसन ने, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें तो थ्योरीज तो पहले ही आ चुकी थी, डाल्टन की थ्योरी थी, ई गोल्डस्टीन ने भी किया था कुछ थ्योरी अपने, तो उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मॉडल पूछा गया। तो जे थॉमसन मॉडल पहला मॉडल था जो आया था मॉडल के रूप में एटम के। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, एक एटम है जिसका जो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉनों की संख्या है वो है आपका 3 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 4। तो अब आपको बताना है कि परमाणु की संयोजकता होगी। तो मान लेते हैं एक्स एक एटम है और उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? अभी हमने देखा था
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये 3 हो जाएगा। और मास नंबर कैसे निकालेंगे फिर, क्योंकि प्रोटॉन दिया है, न्यूट्रॉन दिया है, तो अभी हमने ये भी देखा था कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 3, क्योंकि प्रोटॉन 3 है। तो जो रिलेशन अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो अभी हमने देखा जो पहला सेल होता है उसमें 2, उसके बाद 8 होते हैं। चूँकि 3 है इलेक्ट्रॉन्स, तो आखिरी जो संयोजकता होगी वो 1 होगी, यानी कि आखिर में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा संयोजन के लिए वो 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें पूछा गया है कि एक ये डायग्राम दिया गया है एटम्स का, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा बोहर के मॉडल को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अभी मैंने बताया था कि 2n² के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में रहते हैं, दूसरे में आपके रहते हैं 8, तीसरे में 18, और इस तरह से आपके बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए काउंट करके, जिसमें भी पहले सेल में 2 नहीं हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डू नॉट रिप्रेजेंट बोहर्स मॉडल। तो बी एक सही राइट आंसर है आपका। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए डी में, देखिए ये इसमें 9 एटम्स है सेकंड सेल में, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपके हो सकते हैं कितने, 8। तो एक बार हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 है आपके टोटल एटम्स। इस वजह से बी एंड डी दोनों ही करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बाकी ए और सी कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बी और डी, या फिर सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सही होता है। पहला है, एक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या ये सही है? तो सिंपली ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है एक परमाणु में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा बी भी देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, बताया गया, एक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या ये सही है? उसके अलावा सी ऑप्शन है आपका, एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। क्या ये सही है? या फिर एक परमाणु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमेशा सही होता है पूछा गया, तो ए ऑप्शन सही है, यानी कि प्रोटॉन का जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा हमेशा। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में परमाणु मॉडल में सुधार हुआ, निम्न में से निम्न परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये बताना है, पहले कौन सा मॉडल आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। ठीक, तो ये 3 दिए गए हैं, रदरफोर्ड, थॉमसन एंड बोर का मॉडल। तो अभी हमने देखा था सबसे पहला मॉडल किसका था, थॉमसन का था। उसके बाद अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद जो आप रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो आया था। उसके बाद आखिर में अभी बोर का मॉडल है। ये 3 है, तो सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहले थॉमसन का यानी कि सेकेंड, फिर आया आपका, एक सेकेंड, सी ये वाला है। ठीक, सी है यहाँ पर, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, 1904 में पहले थॉमसन का आया था, फिर 1911 में आया रदरफोर्ड का, और फिर आखिर में बोर का मॉडल आया 1913 में। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। कलरलेस जो प्लास्टिड है वो कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऊपर के सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट
ठीक है, इसे कहते हैं जो हरे रंग जिससे आता है पौधों में या फ्रूट्स में, फलों में, सब्जियों में, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट रंगीन जो होता है, लाल, ऑरेंज, येलो, इसकी वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है आपका इसे हिंदी में बोल देते हैं अवर्णी। ठीक, अवर्णी यानी कि जिसका कोई रंग ना हो, कोई वर्ण ना हो, तो इसी वजह से हमारा आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है एक कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदलता है, इसका कारण क्या है? अभी मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या, इसमें कहा गया कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है। क्या ये सही है? दूसरा, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। तीसरा, क्रोमोसोम क्लोरोप्लास्ट में जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जब हरित लवक जो है आपका क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है आपका चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, जो कि लाल रंग देता है, कई बार हरा रंग देता है या रंगीन कलर देता है बेसिकली, तो वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है इस वजह से। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि द फिनोमेना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपोटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक माध्यम में साइटोप्लाज्म की सिकुड़ने की घटना कहलाती है? फ्रंटोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, एसिडोलिसिस या फिर एलोलिसिस? कौन सा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका प्लाज्मोलिसिस। ये है क्या बेसिकली? देखिए, जब सेल में जो वाटर है, जब पानी है, उसकी कमी होने लगे या उसका ह्रास होने लगे, तो रिजल्ट के तौर पे जब जो सेल का जीव द्रव है जब वो कंप्रेस होने लगता है या फिर सिकुड़ने लगता है, तो उसे कहते हैं आपका प्लाज्मोलिसिस। और हाइपरटोनिक माध्यम में, हाइपरटोनिक मीडियम में जो ये साइटोप्लाज्म की घटना है, सिकुड़ने की घटना है, उसे कहते हैं आपका प्लाज्मोलिसिस। तो इसमें जो जीव द्रव्य है वो, सेल का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ने लगता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका, और ये बहुत ही रेयरली होता है, रेयर केसेस ये चीज़, तो बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि जिससे एनर्जी मिलता है वो कौन सा है? एटीपी आंसर है आपका। ठीक, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये होता है आपका एनर्जी करेंसी या फिर एनर्जी सेल भी कह देते हैं कई बार एटीपी को, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है? डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, हमेशा से पढ़ते हुए आएंगे आप लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने सेल शब्द गढ़ा, यानी कि जो पहला सेल कोशिका जो है वो उसके बारे में बताया, फिर उसको सेल को सेल नाम किसने दिया, ये पूछा गया है। तो पहला है गॉर्बोविच, हिमलर, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक या फिर इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने ये दिया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा कथन है? पहला है कि साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के रूप में भी जाना जाता है, क्या ये सही है? तो ये गलत है, पहला ऑप्शन ही आपका गलत है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ये भी होता है, बिल्कुल सही है। बाकी डी और ई तो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट्स? जो रिक्तिका का कार्य नहीं है पौधों में, वो पूछा गया है। तो ये होगा आपका दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, ये जो है कार्य नहीं है। ठीक है, तो वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, ये रिक्तिका कार्य नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड? जो कोशिका है उसके लिए एसेंशियल प्रोटीन और
जो आपका लिपिड है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, ठीक। कोशिका झिल्ली के लिए जो आवश्यक होता है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, एसेंशियल प्रोटीन, तो ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका। सी हमारा राइट आंसर है, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमेबल membrane from a region of high concentration to a region of lower concentration thereby equalizing water concentration is called। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी एक अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, जैसे पानी की सांद्रता बराबर हो जाती है, कहलाता है एवोपोरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये कहलाता है आपका ऑस्मोसिस, परासरण। इसकी वजह से ये चीज़ होता है, ठीक। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज। क्यों कहा जाता है सुसाइड बैग, ये आपको बताना है और ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्योंकि इट कॉजेज द सेल टू ब्रेक इट्स सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक करने के लिए करता है और इससे इसका जो कॉज है वो डेथ होता है सेल का। तो ये राइट आंसर है। या फिर बी है इट किल्स द सराउंडिंग सेल्स बाय रिलीजिंग एंजाइम, और ये सराउंड की जो सेल्स हैं उसको भी किल कर देता है जो एंजाइम रिलीज होते हैं इससे। तीसरा है द एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही कॉज हैं जिसके कारण लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। देखिए ये जो है आपके एंजाइम्स जो रिलीज करता है वो केपेबल होते हैं सेल को पचाने में या फिर कह लीजिए इसको ब्रेक करने में। दूसरा आपका ये जो है एंजाइम रिलीज करता है और अपने जो सराउंडिंग के सेल्स हैं उसको भी किल कर देता है। और फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, सेल मेम्ब्रेन को ये ब्रेक कर देता है। इस वजह से इसे कहते हैं सुसाइड बैग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है दे कैन बी कंट्रोल, यानी कि वो जो मांसपेशियाँ उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि मांसपेशियों में जो सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है। तीसरा ऑप्शन है सेल्स आर बायन्यूक्लिएट, कोशिका द्विनाभिक होते हैं इसमें। या फिर फाउंड आउटसाइड द हार्ट सच एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो कार्डिक मसल्स है वो आउटसाइड ऑफ हार्ट होते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अगेन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है ऐसा नहीं है, ठीक। इसको समझ लेना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो चारों ही करेक्ट नहीं है आपकी, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि आप इसमें कहा गया कि नियंत्रित किया जा सकता है जबकि ऐसा नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया की कमी है जबकि ऐसा नहीं है। कोशिका द्विनाभिक होती हैं, ये भी नहीं है। और डी ऑप्शन है दिल के बाहर पाया जाता है, जैसे यानी कि जो मांसपेशियाँ हैं वो हार्ट के आउटसाइड में होता है, ये भी सही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि ऊपर के सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है डैश जाइलम उत्कों में नहीं पाया जाता है पूछा गया, चलनी ट्यूब, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड, वेसल्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीव ट्यूब जो है वो जाइलम उत्कों में नहीं पाया जाता है। देखिए पौधों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र होता है, वो दो तरीके से होता है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम की बात कर लेते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। जाइलम की बात करें तो ये पानी और खनिजों को जड़ से अवशोषित करके पौधों तक पहुँचाता है, अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाता है। कहाँ से? जड़ से अवशोषित करके पानी और खनिज को। दूसरा इसके जो फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं कंपेयर टू फ्लोएम, ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा इसका जो मूवमेंट है वो यूनि डायरेक्शनल और ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड्स होता है। तो कभी पूछा जाए कि फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो किस तरह का होता है, तो यूनि डायरेक्शनल होता है और अपवर्ड्स ऊपर की ओर होता है। ये है। फ्लोएम की बात कर लेते हैं। फ्लोएम की बात करें तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो आपके कार्बनिक यौगिक बनते हैं, सॉल्युबल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये एक डिफरेंस है आपका। इसके अलावा इसका डायरेक्शन अगर कभी पूछा जाए तो डायरेक्शन होता है इसका बाई डायरेक्शनल, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों तरीके से ये इसका डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, ठीक। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमारा राइट आंसर है चलनी ट्यूब जाइलम उत्कों में नहीं पाया जाता है। इसके बाद है
अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक रंध्र का कार्य नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, क्या ये सही है। दूसरा, गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, तो ये तो हमने पढ़ा है कि हाँ करता है। ठीक है, जो पत्ते होते हैं इसके जो आंतरिक आपके टिश्यूज़ होते हैं, इंटरनल टिश्यूज़, और जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसके बीच जो गैस का एक्सचेंज होता है वो कार्य करता है रंध्र, तो ये तो सही है। पानी का दबाव बनाने में मदद करता है और पानी को ऊपर की ओर फोर्स करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। इस वजह से जो राइट आंसर होगा, पूछा गया रंध्र का कार्य नहीं है। इसके अलावा एक और कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, रंध्र का, स्टोमेटा का, तो इसको याद रखिएगा। तो रंध्र का कार्य नहीं पूछा गया, तो इस वजह से राइट आंसर है हमारा डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभाज्योतक ऊतक है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है पूछा गया है, बताना है आपको। पहला है कि ये कंपोज होता है उन सेल से जो कोशिका विभाजन में असमर्थ हैं, क्या ये सही है। एक ही प्रकार के सेल से बना होता है, क्या ये सही है। यह उन कोशिकाओं से बना है जो कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, कौन सा होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल दैट आर एबल टू परफॉर्म सेल डिवीजन। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको बताना है। लिगामेंट, टेंडम, रक्त यानी कि ब्लड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि ब्लड भी होता है, टेंडम भी होता है, टेंडन भी होता है, और लिगामेंट तो होता ही है। तो कनेक्टिव टिश्यू पूछा गया तो तीनों ही होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है डैश आर सीमेंटेड वन अनदर फॉर्मिंग अ इरेगुलर लेयर, दिस फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन इन एन एनिमल्स बॉडी। डैश एक दूसरे से जोड़कर, इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से जुड़कर एक अनियमित परत बनाते हैं, और ये जानवर के शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत भी बनाते हैं, त्वचा की बाहरी सुरक्षात्मक परत भी बनाते हैं। तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम सेल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगर आपने गैस किया तो। ये नाम याद रखिएगा, यौगिक उपकला कोशिकाएं। ये जो होता है वो एक दूसरे से जुड़कर अनियमित इरेगुलर लेयर्स बना लेते हैं, और साथ ही साथ ये जानवर के शरीर में जो बाहरी त्वचा है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, यौगिक उपकला कोशिकाएं। इसके बाद नेक्स्ट है बांस के तने का तेजी से बढ़ाव किसके कारण होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका शीर्ष विभजक, इसकी वजह से जो बांस के तने हैं वो तेजी से बढ़ते हैं। ठीक, ये नाम याद रखिएगा, शीर्ष विभजक, एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द फंक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग इन अ सेल इज अंडरटेकन बाय। तो एक सेल में जो विघटन होता है, ठीक है, सेल में विघटित करने और पुनर्चक्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो अभी इसके क्वेश्चन भी हमने करे हैं आगे। ये होता है आपका लाइसोसोम। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है द नोट्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड्स इन। तो ये जो रैनवियर की गांठें जिसे कहते हैं वो पाई जाती हैं किस में, तंत्रिका कोशिका में, हृदय कोशिका में, जिगर कोशिका में, या फिर ऊपर के सभी। तो आपने देखा होगा जो आपका नर्व सेल है ये इसमें पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और तंत्रिका कोशिका देखा होगा आपने, इसका कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और यहाँ से बीच बीच में आपने देखा होगा ये कुछ गैप्स होते हैं तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, इस तरह के जो गैप्स होते हैं बीच बीच में उसे कहा जाता है आपका जो रैनवियर नोट्स है इसे कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो यही पूछा गया कि नोट्स ऑफ रैनवियर आर फाउंड इन नर्व सेल्स, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें भी आपको पता लगाना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पहला है कि प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव शामिल होते, क्या ये सही है। दूसरा है व्हिटेकर ने जीवों को 5 किंगडम में वर्गीकृत करने के लिए कोशिका की संरचना, मूड और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इनके बेसिस पर विचार किया था। ठीक है, और
थर्ड ऑप्शन है आपका जो आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा है, दोनों स्वपोषी और विषमपोषी हो सकते हैं। फोर्थ है आपका मोनेरन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो डी ऑप्शन अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सही था, मोनेरन्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक, ये बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरन्स। ठीक, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो बैक्टीरिया को कह सकते हैं। ठीक, एग्जांपल के तौर पे तो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये हमारा राइट आंसर है। ये एक सही स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ अ वाटर। निम्नलिखित में से किसके पास पानी के संचालन के लिए विशेष ऊतक है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर ABCD। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्या पूछा गया है? पूछा ये गया है कि पानी के संवहन के लिए या संचालन के लिए स्पेशल टिश्यू किस में होता है? इनमें से थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म, या फिर किसी 2 में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, बी है, सी है आपका थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें पाया जाता है ये चीज़, याद रखिएगा। पानी के संचालन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है थर्ड एंड फोर्थ में, यानी कि टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में। कभी पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है निम्न में से कौन बीज उत्पन्न करता है? ये आपको बताना है, यानी कि सीड्स कौन प्रोड्यूस करता है? थैलोफाइटा करता है, ब्रायोफाइटा करता है, टेरिडोफाइटा करता है, या फिर जिम्नोस्पर्म्स करते हैं इसको। इसका क्वेश्चन भी आपने पहले देखा होगा, जनरली जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, डी अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या होती है? ठीक है, तो ये बता देता हूँ। फ्लावर्स जो होते हैं इसमें वो नहीं होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म। पहली चीज़, इसमें सीड्स प्रोड्यूस होता है जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लेकिन सीड्स जो होते हैं वो ओवरी से कवर्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नेकेड सीड्स। तो अगर कभी पूछा जाए कि नेकेड सीड्स जो हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाए तो जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच वन इज़ अ ट्रू फिश, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फिश को एक डिफाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रू फिश कौन सी होगी? क्या जेली फिश है, स्टार फिश है, डॉग फिश है, या फिर सिल्वर फिश है? तो देखिए, फिश को फिश अगर तभी कहेंगे ट्रू फिश जब फिश के पास क्या हो? गिल्स हो, फिन्स हो, वर्बेटा हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी और उसके पार्ट्स जो होते हैं वो हो, तभी एक मछली को कह सकते हैं ट्रू फिश। तो जेली फिश आपने देखा होगा, ना इसमें गिल्स है, ना फिन्स है, ना वर्बेटा है। स्टार फिश में भी सेम। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डॉग फिश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई थिंक आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया होता है एक फ़िश को डिफाइन करने का, उसके अकॉर्डिंग डॉग फिश हमारा राइट आंसर होगा। जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश नहीं होगा। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो मेनली मरीन में ही पाया जाता है, समुद्र में ही पाया जाता है और वहीं का जीव है? पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मालस्का, या फिर मीन या पीसेस जिसे कहते हैं। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका इकाइनोडर्मेटा। ये एक्सक्लूसिवली जो है आपके मरीन्स में ही पाए जाते हैं। बाकी अगर पॉरीफेरा की बात करें तो ये मरीन्स के अलावा फ्रेश वाटर में भी रहता है, मोलस्का भी रहता है और मीन्स तो रहता ही है। ठीक, पीसेस तो रहता ही है। तो इसी वजह से इकाइनोडर्मेटा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र है? और इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मिलेगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, या फिर क्वेलेंट्रेटा। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसके पास होता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो पहला और दूसरा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इसका जो
सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड जो है राइट आंसर है। थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो इनका क्लोज्ड होता है, एनालिडा और क्लोएंट्रेटा का, इस वजह से ये राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कोइलम इज फिल्ड विथ ब्लड, यानी कि जानवरों का ऐसा कौन सा समूह है जो कि ब्लड, जिसमें क्लोएम जो है वो ब्लड रहता है, उसमें फिल्ड रहता है, क्लोएम में ब्लड फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, नेमाटोडा या फिर इकाइनोडर्मेटा। तो ये है आर्थ्रोपोडा, इसको याद रखिएगा। इसमें जो कोइलम है, ठीक है, कोइलम जो है वो फिल्ड रहता है ब्लड से, किसमें? आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिफेंथियासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है? वुचरेरिया, पिनवॉर्म, प्लेनेरियंस या फिर लीवर फ्लस्क। इसको ठीक कर लेना, ठीक है, यहाँ पर एरर है। प्लेनेरियंस, लीवर फ्लस्क, पिनवॉर्म या फिर वुचरेरिया। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा वुचरेरिया। वुचरेरिया है क्या? ये बेसिकली एक ह्यूमन पैरासाइट होता है जिसकी वजह से कॉज होता है क्या? एलिफेंथियासिस। ठीक है, और एलिफेंथियासिस किसकी वजह से फैलता है? जनरली मॉस्किटोज़ की वजह से ये फैलता है। इसके अलावा अगर पिनवर्म के बारे में पूछ लिया जाए तो पिनवर्म होता है आंतों का परजीवी, इसको याद रखिएगा। प्लेनेरियंस की बात करें तो ये गैर परजीवी प्लेटवर्म होता है। लीवर फ्लश की बात करें तो लीवर फ्लश जो है मनुष्यों के लीवर के सड़ने का कारण बनता है, लीवर फ्लश। तो ये चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं और राइट आंसर हमारा है एलिफेंटियासिस। ये कॉज होता है वुचरेरिया की वजह से, जो कि ह्यूमन पैरासाइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच वन इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन करेक्टर ऑफ द वर्टिब्रेट्स। कशेरुकी का सबसे अनोखा या सामान्य लक्षण कौन सा है? तो क्या राइट आंसर होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये होगा आपका प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एक्सक्लूसिवली। ठीक है, एक्सक्लूसिवली, ये एक एक्सक्लूसिव यानी कि सिर्फ इसी में ही होता है ये, किसमें? वर्टिब्रेट्स में एक्सक्लूसिवली, इसके अलावा ये किसी में नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, इस वजह से हमारा राइट आंसर होगा अनोखा और सामान्य लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कशेरुकी में। ठीक, इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स। स्केल्स यानी कि आपका जो पंखुड़ी होती है मछलियों की, ठीक है, जनरली मछलियों की या फिर जो जल में जीव रहते हैं उनकी बात की गई है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उभयचर जो हैं उनके होते हैं, मीन्स यानी कि मछलियों के, सरीसृप यानी कि सांप वगैरह के, या फिर मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं उनके होते हैं। तो डी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एनिमल्स के नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, मीन्स और सरीसृप रेप्टाइल्स के भी होते हैं क्या? स्केल्स। स्केल्स जो आपके क्यूटिकल से बने होते हैं वही चीज़ है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है सेकेंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको बताना है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला है एव्स आर वार्म ब्लडेड एग लेइंग एंड हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। एफ्स जो है गर्म रक्त वाले होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं और 4 कक्षीय दिल होते हैं इसमें, क्या ये सही है? दूसरा आपका एप्स में पंख से ढके हुए शरीर होते हैं, अग्रभाग पंखों में संशोधित होते हैं और फेफड़े से सांस लेते हैं एप्स। इसके बाद है आपका अधिकांश स्तनधारी जीव जंतु होते हैं। डी है मछली, उभयचर और सरीसृप अंडोत्पन्न होते हैं। पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जनरली मछली अंडों से होते हैं, सरीसृप भी अंडों से होते हैं, लेकिन उभयचर ये जरूरी नहीं है कि आपके अंडों से ही हो, इस वजह से अंडोत्पन्न यानी कि ओविपेरस ये नहीं होंगे हर केस में, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है टेरिडोफाइटा में? जड़, तना, फूल या फिर पत्ते। तो फ्लावर्स नहीं होते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पॉरीफेरा। इनमें से कौन सा है जो पॉरीफेरा का एक सदस्य है? स्पॉन्जिला, यूग्लेना, पेनिसिलियम या फिर हाइड्रा। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका स्पॉन्जिला। ए ऑप्शन अगर आपने गैस किया था तो बिल्कुल सही है। यूग्लिना की बात कर लेते हैं। यूग्लिना किस ग्रुप का है?
तो ये प्रोटोजोअन कह सकते हैं इसे, प्रोटोजोआ का। इसके अलावा पेनिसिलियम की बात करें तो ये फंगस है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रा अगर पूछा जाए तो ये कोइलेंट्रेटा, ठीक, क्या, कोइलेंट्रेटा इसके अंतर्गत इसका इस ग्रुप का है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा चारों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच इज़ नॉट एन एक्वाटिक एनिमल, कौन सा जलीय जंतु नहीं है पूछा गया। हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स या फिर फिलारिया। तो फिलारिया जो है या फिर फाइलेरिया, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जलीय जंतु नहीं है। इसके बाद है आपका एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग, जो उभयचर है उनमें क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है। 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये नहीं होता है, क्या सही है। गिल्स और लंग्स, स्केल्स या फिर मस्कस ग्लैंड। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्केल्स नहीं होता है उभयचरों में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, जिनके पास बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले जीव का संबंध है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनिजम्स विदाउट न्यूक्लियस का संबंध कौन से ग्रुप से है। कवक, फंगी, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्क बैक्टीरिया। तो ये 4 ऑप्शन है, इनसे आपको बताना है कौन कौन सा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3rd एंड 4th जो है वो बिलोंग करता है आपका, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया, ये बिलोंग करता है। इससे बिलोंग करते हैं कौन से जीव, जो बिना केंद्रक और कोशिकांग वाले होते हैं, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया या मानदंड या मापदंड नहीं है जीवों के वर्गीकरण के लिए। जो डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन किसी भी जीव का, वो क्राइटेरिया नहीं है क्या। या फिर ऑप्शन बी है अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन करने की क्षमता, या फिर झिल्ली के से बंधे नाभिक और सेल ऑर्गेनल। पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई कोई भी मापदंड नहीं है, ठीक। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, पौधों की ऊंचाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है वह विशेषता जो प्रोटोकॉर्डेटा की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, द्विपक्षीय समरूपता और कोलोम, संयुक्त पैर या फिर संचार प्रणाली की उपस्थिति। तो नहीं पूछा गया है, तो विशेषता नहीं है जॉइंट लेग्स, सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, जॉइंट लेग्स, जॉइंटेड लेग्स। इसके बाद है इकाइनोडर्मेटा को के लोकोमोटरी अंग है, यानी कि लोकोमोटरी जो जनरली मूवमेंट के लिए जो होता है, ट्यूब फिट, मस्कुलर फिट, जॉइंटेड लेग्स या फिर पैरापोडिया। ये होगा आपका ट्यूब फिट, ठीक। जनरली ये लोकोमोशन और आपका रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है इकाइनोडर्मेटा में, तो ट्यूब फिट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है कोरल्स आर, मूंगे जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका कुछ ठोस समर्थन से जुड़े पोरिफेरन होते हैं, ठीक, या फिर ये आपके होते हैं सिंडेरियंस, जो एकांत जीवित हैं, दैट आर सोलेटरी लिविंग, या फिर समुद्र तल पर मौजूद पोरिफेरिन हैं, या फिर कॉलोनियों में रहते हैं। देखें डी है यहाँ पर कि सिंडेरियंस जो कि कॉलोनियों में रहते हैं, ठीक। तो मूंगे क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंडेरियंस जो कि कॉलोनियों में रहते हैं, ठीक है। मूंगे के बारे में आपने देखा होगा, रेड कलर का जो होता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, कॉलोनियों में रहने वाले सिंडेरियंस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है रॉबर्ट वाइटकर, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक या फिर अर्नस्ट हैकेल। तो माफ कीजिएगा, कैरोलस लिनियस, इन्होंने इस प्रणाली को, जो नामकरण प्रणाली है, वैज्ञानिक नामकरण, इसकी शुरुआत की थी, ठीक। तो बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। एक पार्टिकल दिया गया है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कल जो रेडियस है वो दिया गया है आर। आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होगा आधे वृत्त के बाद। जब आधा वृत्त वो कंप्लीट कर चुका है पार्टिकल, तब जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट आपने सुना होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आखिरी का पॉइंट है, ठीक है, उसके बीच का जो सरल रेखा में डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है बिना किसी जिगजैग या फिर कर्व के जो नापी गई दूरी है, उसे कहते हैं आपका विस्थापन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो इसके बीच की दूरी, ठीक, सरल रेखीय दूरी इसके बीच की, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा इस तरह से कवर होगा जितना भी आप चले होंगे या मूव किया होगा कोई पार्टिकल, उसके अकॉर्डिंग। तो यही पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आर जो है आपका दिया गया है रेडियस, हाफ सर्कल जब ये मूव कर लेगा तो सिंपली 2r डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट है उसके बीच की दूरी वो है आपका 2r, r प्लस आर 2r, रेडियस प्लस रेडियस। तो ये चीज़ है, चूँकि हाफ बताया गया था इस वजह से 2r इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछ लिया जाता कि डिस्टेंस कितना है तो पाई आर हो जाएगा, सिंपल इसका पेरीमीटर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो सिंपल है, टाइम के साथ जो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट रेखा में आपको दिख रहा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस एक स्ट्रेट रेखा में जो ग्राफ में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम 1 या फिर ग्राफ 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जनरल साइंस में आपके पूछे गए हैं कमीशन द्वारा। ठीक है, तो आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं किस तरह के हैं आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे भी बन जाए। ठीक, तो पेपर इसी तरह से सेट किया जाता है, कई बार पूरा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इससे, तो इसको भी देख लीजिए जल्दी से। और पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, ब्लड इज अ डैश कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें से कौन सा होगा ब्लड, इजी क्वेश्चन है, कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा है पूछा गया है, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लार ग्रंथि होगा बहिस्रावी, बाकी पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि जो है आपका बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, रक्त डैश प्रकृति का है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, अम्लीय है, क्षारीय है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षारीय होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्षारीय प्रकृति का है ब्लड। इसके बाद है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इन अ ह्यूमन इज, जो रक्त शर्करा का सामान्य स्तर है ह्यूमंस यानी कि इंसानों में, वो क्या रहता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, 180 से 100 मिलीग्राम, 150 से 180 मिलीग्राम पर लीटर, 140 से 170 मिलीग्राम पर लीटर, 125 से 140 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 मिली रक्त, यानी कि 100 ml ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम आपका रहता है ब्लड शुगर लेवल, जो ह्यूमंस का है जनरली। ठीक, तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इसके बाद है, पॉलीसाइथीमिया किसे कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया किसे कहते हैं। पहला है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में अत्यधिक कमी को कहते हैं, या फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि को, या फिर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में अत्यधिक कमी को। तो किसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो ये है आपका ऑप्शन है, जो आपका आरबीसी है, ठीक है, उसके कणों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। इसके बाद, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा होगा, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम होता है, ठीक, आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है,
मानव मस्तिष्क में श्वसन केंद्र है? हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर पॉन्स वेरोलियाई। मानव मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ये होगा आपका पॉन्स वेरोलियाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद है वेगस तंत्रिका किस प्रकार का तंतु है? संवेदी, वाही, मिश्रित या फिर उपरोक्त सभी। तो ये होता है आपका मिश्रित। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिश। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन एक अभी हमने देखा था। इसमें से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन भी इसका देखा था कुछ समय आगे, आपने देखा होगा वीडियो में इससे पहले। ठीक है, इसी वीडियो में। तो ये होगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद है प्लेनुला लार्वा पाया जाता है मोलस्का में, सिलेंट्रेटा में, पॉरीफेरा में, एनालिडा में। तो एक इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सिलेंट्रेटा में। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, प्लेनुला लार्वा जो है वो सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। इसके बाद है ट्रू कॉलम इज प्रेजेंट इन एनालिडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा या फिर ऑर्थोवोडा। एनालिडा राइट आंसर है। देह गुहा जो है पाई जाती है, सत्य देह गुहा जिसे कहते हैं। ट्रू कॉलम प्रेजेंट इन एनालिडा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है श्वसन मूल सामान्यतः पाए जाते हैं टिस्नोस्पोरा कॉर्डिफोलिया में, कुकुरबिटा मैक्सिमा में, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा में या फिर आइपोमिया बटास्टस। ठीक है, ये नाम है। तो किस में पाया जाता है जनरली, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका राइजोफेरा म्यूक्रोनेटा में। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा, श्वसन मूल सामान्यतः पाए जाते हैं राइजोफेरा म्यूक्रोनेटा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ द फ्रूट्स इन मार्टिनिया एंड यूरेना टेक्स प्लेस बाय, किसके द्वारा? मार्टिनिया और यूरेना में फलों का प्रकीर्णन होता है पानी द्वारा, जंतुओं द्वारा, नमी की हानि द्वारा या फिर स्फुटन द्वारा। तो ये होता है आपका जंतुओं द्वारा। ठीक, किसमें? मार्टिनिया एवं यूरेना में फलों का जो प्रकीर्णन है। ठीक, डिस्पोजल ऑफ फ्रूट्स इन मार्टिनिया एंड यूरेना टेक्स प्लेस बाय एनिमल्स। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक विनाइट्रोजनीकरण कारक जीवाणु है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमानस, स्यूडोमोनास या फिर ई कोलाई। तो स्यूडोमोनास है आपका विनाइट्रोजनीकारक जीवाणु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है बीज विकसित होते हैं भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से या फिर बीजांड से। तो किससे होता है? बीजांड से। ठीक, यानी कि ओव्यूल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसवर्जन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन। तो ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी, जीवाणु डीएनए, जीवाणु आरएनए। क्या कहलाएगा? जीवाणु भोजी। ठीक, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड, माफ़ कीजिए बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद है भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है निम्न में से किस एक संदूषण से? एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। यह है आपका क्लास्ट्रीडियम। ठीक, ऑप्शन बी। इसके बाद है प्लाज्मोलेमा बनी होती है एक प्रोटीन परत की, एक लिपिड परत की, एक लिपिड परत तथा दोनों प्रोटीन परतों की, एक प्रोटीन तथा एक लिपिड परत की। तो प्लाज्मा लेमा बनी होती है किसकी? सी ऑप्शन आपका राइट है, एक लिपिड तथा दो प्रोटीन परतों की। ठीक, इसको याद रखिएगा। जो प्लाज्मा लेमा है वो किससे बना होता है? एक लिपिड परत और दो प्रोटीन परत। इसके बाद है रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति को सही प्रकार से समझाया गया था। किसके द्वारा समझाया गया था पूछा गया है। ऑपरिन द्वारा, मिलर द्वारा, हैकेल द्वारा, फॉक्स द्वारा। तो ये किसके द्वारा
ये समझाया गया था आपके ओपरिन द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्या चीज़? कि रासायनिक विकास के द्वारा जीवोत्पत्ति को सही प्रकार से समझाया गया था ओपरिन द्वारा। इसके बाद है टाइलोसिस पाए जाते हैं पेरिडम में, रस कास्ट में यानी कि सैपवुड में, अंतः कास्ट में यानी कि हार्टवुड में, द्वितीय बलकुट में सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। तो टाइलुक्स किस में पाया जाता है? अंतः कास्ट यानी कि हार्टवुड में ये पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, देहरादून, सहारनपुर, लखनऊ। लखनऊ में है ये, ठीक। इसके बाद केसर प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? बीज से, जड़ से, पंखुड़ियों से, वर्तिका या वो वर्तिकाग्र से। तो किससे होता है? वर्तिकाग्र से ही होता है, ठीक है। वर्तिका वो वर्तिकाग्र से। ऑप्शन डी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद है ऑर्निथोफिली परागण संपन्न किया जाता है। ऑर्निथोफिली इज द पॉलिनेशन ब्रॉड अबाउट बाय किसके द्वारा? बर्ड्स, बैट्स, एलिफेंट्स या फिर इंसेक्ट्स। तो चिड़ियों द्वारा होता है, ठीक है, बर्ड्स द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बर्ड्स द्वारा ये चीज़ होता है। इसके बाद है फलों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, एगोस्ट्रोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं जो हैं पौधे और जंतु, खरपतवार एवं वृक्ष, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, क्या सही है? सिर्फ दो कंपोनेंट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद जीनोबायोटिक्स का क्या है? मानव निर्मित नर रासायन जो जैव अपघट्य नहीं है, रासायन जो प्रतिजीवियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, रासायन जो जैविक क्रिया को बढ़ाते हैं। डी है आपका ए एंड सी दोनों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मानव निर्मित रासायन जो जैव अपघट्य नहीं है, ठीक। मैन मेड केमिकल्स हैं जीनोबायोटिक्स जो कि जैव अपघट्य नहीं है। इसके बाद पायरिथ्रिन प्राप्त किया जाता है किससे? पहला ऑप्शन है एजॉर्डी रेक्टा इंडिका से, काइसेंथेमम सिनेरेलिया फोलियम से, एरियंथिस एनस से, पॉर्थिनियम हिस्टोरोफोरस से। ये होता है आपका ऑप्शन बी क्राइसेंथेमम सिनेरेलिया फोलियम से, ठीक। इसके बाद है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किस चीज़ के? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर उपरोक्त सभी। तो ये है आपका वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर पॉल्यूशन का सबसे अच्छा सूचक कौन सा होता है? लाइकेन। इसके बाद है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है? जैकब एवं मोनार्ड द्वारा, बीटल एंड टैटम द्वारा, पुनेट एंड बैट्सन द्वारा, लूरिया एंड ब्रैग द्वारा। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था? इसको याद रखिएगा, ये दिया गया था आपका ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है, बीडल एंड टैटम द्वारा। इस नाम को याद रखिएगा, वन जीन एंड वन एंजाइम थ्योरी। इसके बाद है विषम बीजाणुकता विशेष लक्षण है, किसका है? शैवाल, जीवाणु, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो किसका है ये है आपका टेरिडोफाइटा का। क्या लक्षण है? विषम बीजाणुकता, हेड्रोस्पोरी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा। इसके बाद है लैबिएटी का वैकल्पिक नाम है एरिकेसी, लेमिएसी, फेबेसी, एपिएसी। लेमिएसी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। इसके बाद है पेपोफल किस कुल का विभेदकारी लक्षण है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, मालवेसी, ग्रामिनी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कुकुरबिटेसी, ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी जो है आपका इसका राइट आंसर है। पेपोफल किस कुल का विभेदकारी लक्षण है? कुकुरबिटेसी का। इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो कौन सा होता है? तपेदिक होता है, ठीक। जीवाणु जनित रोग कौन सा है पूछा गया? तो तपेदिक। इसके बाद है निम्न में से वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान की बात की गई है, थियोफ्रेट्स को, ठीक। इसको याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के पिता
मृदा में अधिकतम विलय लौह खनिज है कितना है? F2O3, Fe2O5, Fe2O5। तो कितना होगा? इनमें से कोई नहीं, ये इसका राइट आंसर। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन होता है? ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन होता है? DAP, निर्जल अमोनिया, सुफला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम नाइट्रोजन ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माफ़ कीजिएगा, ये एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेना। ये होगा आपका निर्जल अमोनिया। ठीक, अमोनिया में होता है मैक्सिमम। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, काली कपास मृदाओं में क्ले की सीमा कितने % होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स कंटेन्स क्ले इन द रेंज ऑफ व्हाट %? तो क्ले होता है आपका 30 से 80%। किसमें? ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ये नाम याद रखिएगा, 30 से 80% इसमें होता है। इसके बाद है पौधे के किस भाग में पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है? पुरानी पत्तियों में, जड़ में, तने में, इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी पत्तियों में ये चीज़ दिखाई देता है सबसे पहले। इसके बाद है शैवाल द्वारा होने वाला पादप रोग है कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये होगा आपका चाय का रेड रस्ट, ये होता है। इसके बाद है पूसा नन्हा किस्म है, किसकी किस्म है? केले की, अंजीर की, पपीते की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका पपीते का किस्म पूसा नन्हा, नाम याद रखिएगा, पूसा नन्हा है। इसके बाद जलीय खरपतवार है, क्या है? एनागेलिस, पॉर्थेनियम, बोथ A एंड B, पिस्टिया। तो ये है आपका पिस्टिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है उदयपुर 101 किस्म है, किसकी किस्म है? गार्लिक, रेड अनियन, टोमेटो और नॉन ऑफ दीज। तो लाल प्याज की किस्म है उदयपुर 101। ठीक, 101 अगर आ जाता है तो लाल प्याज की किस्म है उदयपुर 101, 101। इसके बाद है गाजर का कुल है एपियासी, लेपियासी, सिपियासी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एपियासी है ये, ऑप्शन ए। इसके बाद है गेहूं का ध्वज कंडवा होता है। फ्लैग स्मोट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। ध्वज गेहूं को ध्वज कंडवा होता है किसके द्वारा? पिक्सिनिया से, टेरेसिया से, अस्टिलेगो से, यूरोसिस्टिस से। तो ये होता है आपका यूरोसिस्टिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद है इफ़ द सीड्स ऑफ बाजरा एंड सेसमी यानी कि तिल आर मिक्सड एंड ब्रॉडकास्टेड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। बाजरा एवं तिल के बीजों को मिलाकर बोना किसका उदाहरण है? अंतः खेती, मिश्रित खेती, सामान्य खेती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है मिश्रित खेती होगा ये। ठीक है, बाजरा और तिल के बीजों को मिलाकर बोना मिश्रित खेती होता है। इसके बाद है राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र स्थित है हैदराबाद, जबलपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका कहाँ? जबलपुर में। इसके बाद DAPOG एक विधि है, तो ये है आपकी कौन सी विधि है ये? इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ना ही ये सीधी बुआई की है, पादप प्रजनन की भी ना नहीं है और रोपाई का भी नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है कौन सा बहुभ्रूणीय फल है? आम, अंगूर, अमरूद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आम है बहुभ्रूणीय फल, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद गुलाब उगाने के लिए आदर्श pH मान कितना होना चाहिए या होता है? ठीक है, तो ये है आपका 6 से लेकर 7.5, ये आइडियल pH वैल्यू है गुलाब का जो प्लांट है उसको लगाने के लिए या फिर उसे उगाने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है विच वन इज द प्रिक्योशर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का प्रारंभिक पदार्थ है, ये पूछा गया है। ट्रिप्टोफेन, कैरोटीन, बोथ ए एंड बी एंड या फिर क्लोरोफिलाइड। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ये होगा आपका क्लोरोफिलाइड, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है NH3 मुक्त होती है CAM से, अंधकार शोषण से, डार्क रेस्पिरेशन से, फोटो रेस्पिरेशन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NH3 मुक्त होता है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन से, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव CO2 कंपनसेशन पॉइंट? C2 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। निम्न में किसका संतुलन बिंदु अधिक होता है? C2 पौधे का, C3 पौधे का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो C3 पौधे का संतुलन बिंदु सबसे अधिक कह सकते हैं अधिक होता है इनमें से, 4 ऑप्शन में से। इसके बाद है C4 मार्ग में CO2 का स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? स्पंजी मीजोफिल स्पंजी मीजोफिल है। इसके बाद पैलिसेड, सीथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका स्पंजी मेजोफिल द्वारा होता है ये, ठीक। किसके क्लोरोप्लास्ट में? स्पंजी मोजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में CO2 का स्थिरीकरण होता है C4 मार्ग में। इसके बाद है तत्व जो कि समुद्री पौधों के लिए आवश्यक होता है, तो क्या होता है? जिंक, सोडियम, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो सोडियम होता है, ठीक, सोडियम। इसके बाद है पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अवशोषण किया जाता है, अमोनिया में मिलती है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाता है, ठीक। पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाती है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। इसके बाद है परजीवी पौधे का एक उदाहरण है जो वस्तुतः अधिपादप भी होता है, विस्कम, कैस्कुटा, रेफ्लिसिया है, ठीक है, रेफ्लिसिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका विस्कम, ठीक है, इसे कहते हैं मिसलेटो, ठीक। तो ये परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, इसका नाम याद रखिएगा, विस्कम। इसके बाद है पौधे का कंडक्टिंग ऊतक है, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट इज लैम, जाइलम, फ्लोएम, बोथ बी एंड सी। तो जाइलम फ्लोएम होता है, पढ़ा भी आपने। कंडक्टिंग टिश्यू जो है बोथ है बी एंड सी। इसके बाद जल निस्यंदन सबसे मंद होता है किसमें? वाटर इनफिल्ट्रेशन विल बी स्लोएस्ट इन किसमें होता है सबसे कम? ब्लैक कॉटन सॉइल में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद पराशरण में विसरण होता है, किसका होता है? विलेय का, सॉल्यूट का, वाटर का, फ्री एनर्जी का, इनमें से कोई नहीं। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद कोशिका में विलय मिलाने पर बढ़ता है, क्या बढ़ेगा? TP, DP, OP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विलय मिलाने पर OP बढ़ता है, ठीक। OP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दबाव बढ़ता है जब विलय मिलाया जाता है, सॉल्यूट मिलाया जाता है सेल में, ठीक। इसके बाद है DPD किसके बराबर होता है? ठीक है, DPD मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, शॉर्ट में DPD कहते हैं। तो DPD किसके बराबर होता है? OP माइनस TP के बराबर, ठीक। OP यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर या फिर जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। TP होता है आपका टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब कहते हैं इसे। इसके बाद है इन प्लांट्स वाटर असेंड्स थ्रू, पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव द्वारा, बल द्वारा, आयतन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किससे चढ़ता है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं? गार्ड सेल जो हैं वो पाए जाते हैं किसमें? रूट टिप्स में, स्टोमेटा में, ओवरी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है आपका मेनली स्टोमेटा में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, स्टोमेटा। इसके बाद है कॉर्क ऊतक की उत्पत्ति होती है पेरिडम, फेलोजन से, फेलोडम से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका फेलोजन, इसको याद रखिएगा। कॉर्क टिश्यू जो है ये किससे उत्पन्न होता है? फेलोजन से। इसके बाद है स्कैलरे काइमा की भित्ति होती है रिजिड, लिग्निफाइड, पैक्टिन युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका लिग्निफाइड, ठीक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद पूछा गया है कि पेरिब्लेम बनता है कॉर्टेक्स मेड्यूला साइकिल, बनाता है पेरिब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स मेड्यूला साइकिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाता है? कॉर्टेक्स, पेरिब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स। इसके बाद है क्यूटिकल का श्रावण, क्यूटिकल का जो सेक्रेशन है किसके द्वारा होता है? एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका एपिडर्मिस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, एपिडर्मिस। इसके बाद देखिए संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं ब्रायोफाइट से
द्विबीजपत्री जड़ से, दोनों से, या फिर एक बीजरी तने में। तो किस में बिखरे हुए होते हैं? संवहन मंडल एक बीजपत्री तने में, मोनोकॉट स्टेम। इसके बाद है पॉलीआर्क अवस्था पाई जाती है किसमें? मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, नन ऑफ दीज। तो ये होगा आपका एक बीजपत्री, ये भी वही होगा आंसर आपका, एक बीजपत्री में, तने में, एक बीजपत्री तने में। इसके बाद है कंडक्शन ऑफ अ सैप इन प्लांट्स ऑक्योर्स थ्रू, पौधों में रस संवहन होता है सैपवुड द्वारा, हार्डवुड द्वारा, जाइलम द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सैपवुड, हार्डवुड, जाइलम, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किससे होगा? सैपवुड द्वारा होता है ये, ठीक। किसका? जो रस संवहन है वो सैपवुड द्वारा होता है पौधों में। इसके बाद कैम्बियम कॉजेज ग्रोथ इन, कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि होती है, परिधीय लंबाई में होती है, परिधीय में होती है, व्यासी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सरकमफ्रेंस में वृद्धि होती है, लेंथ में, डायमीटर यानी कि विड्थ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका विड्थ, जो व्यासीय आपका है विड्थ, उसमें ये वृद्धि होता है, ठीक। इसमें व्यासीय वृद्धि होता है इसमें, यानी कि विड्थ में, डायमीटर में आपका वृद्धि होता है। इसके बाद है शंकुआकार मांसल जड़ें किसमें पाई जाती हैं? शकरकंद, डहेलिया, बोथ एंड बी एन, या फिर गाजर। तो गाजर में पाया जाता है, ठीक, कैरेट में। इसके बाद है कुंभी रूप जड़ें किसमें पाई जाती हैं? तो ये है आपका चुकंदर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कुंभी रूप यानी कि नेपिफॉर्म रूट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम, या फिर किसमें पाया जाता है? चुकंदर, बीट्स, बीटरूट किसे कहते हैं। इसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? वेंडा, राइजोफेरा, ब्रायोफिलम, इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोस्कोपिक जड़ें पाई जाती हैं आपके कैंडा में, वेंडा में, ठीक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वेंडा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आरोही जड़ें किसमें पाई जाती हैं? ये आपको बताना है। गुलाब में, पाइपर बेटल में, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है आपका पाइपर बेटल में, ऑप्शन बी इसको याद रखिएगा। आरोही जड़ें, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं जिसे, वो प्रेजेंट होता है पाइपर बेटल में। कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? विच इज़ नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन, अदरक का प्रकंद, आलू का कंद, निपेथिंस का पिचर, इनमें से कोई नहीं। निपेथिंस का पिचर ये जो है आपका तने का रूपांतरण नहीं है। इसके बाद है आलू किसकी सहायता से कायिक गुणन करता है? कंद, घन कंद, प्रकंद, या फिर नन ऑफ दिस। ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। कायिक गुणन किससे करता है? मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली विथ द हेल्प ऑफ, पोटैटो इज मल्टीप्लाइड वेजिटेटिवली विथ द हेल्प ऑफ कंद यानी कि ट्यूबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इसकी मदद से करता है। इसके बाद है नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण है इसका कार्य किसके द्वारा होता है? सलकंद, क्लेडोड, बोथ एंड बी, या फिर फिलेक्लेड यानी कि पर्ण का स्तंभ, फिलोक्लेड। क्या होगा इसका राइट आंसर? बोथ एंड बी यानी कि बल्ब एंड क्लाउड, बोथ एंड बी इसका राइट आंसर है। क्लेडोड एंड सलकंद, बल्ब। इसके बाद एक क्षैतिज भूमिगत तना है, कंद है, प्रकंद है, राइजोम है, माफ कीजिएगा राइजोइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका प्रकंद, राइजोम। क्या है? एक क्षैतिज भूमिगत तना है। इसके बाद है आलू में उपस्थित आंखें होती हैं अग्रस्त कलिका, कक्षीय कलिका, अतिरिक्त कलिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका एक्सिलरी बड, कक्षीय कलिका, ठीक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद संग्रहण पत्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? एलियम, सिजिफस, नीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्टोरेज लीव्स ऑक्योर्स इन, इनमें से किसमें? एलियस में, ठीक है। एलियम, ठीक, इसको देखना, एलियम में है ये। तो एलियम में संग्रहण पत्ती का स्टोरेज लीव्स पाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा, एलियम। इसके बाद है एक सरल पत्ती किस में उपस्थित होती है? नीम में, पीपल में, मिमोसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अ सिंपल लीफ इज प्रेजेंट इन, यह है आपका पीपल, पीपल में ये होता है। इसके बाद है मीठी मटर में ट्रेंडिल यानी कि प्रतान किसका रूपांतरण है?
इन अ स्वीट पी द ट्रेंडिस आर मॉडिफाइड, किसका रूपांतरण है? अनुपर्ण जिसे कहते हैं स्टिपल्स का, पत्तियों का, पर्णपत्र का, लीफलेट्स का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका लीफलेट्स, पर्णपत्रक, इसका रूपांतरण होता है मीठी मटर में, जो ट्रेंडिल या फिर प्रतान है वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्री लैटरल स्टिपल्स ऑक्योर्स इन, यानी कि स्वतंत्र पार्श्वीय स्टिपल्स किस में पाए जाते हैं? आम, मैंजीफेरा, चावल, ओराइजा, मक्का, जिया, चाइना रोज़, गुड़हल, या फिर हिबिस्कस। तो यह है आपका चाइना रोज़ जिसे कहते हैं गुड़हल या फिर हिबिस्कस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, स्वतंत्र पार्श्वीय स्टिपल्स पाए जाते हैं हिबिस्कस में, ये नाम याद रखिएगा, या फिर चाइना रोज़ या फिर गुड़हल, तो आप याद रख ही सकते हैं। इसके बाद अत्यधिक विकसित पुष्प क्रम होता है, समसिक, मंजरी, बोथ ए एंड बी, या फिर मुंडक, कॉरिम्ब, कैटकिन, बोथ, कैपिटलम। तो ये क्या होगा? अत्यधिक विकसित पुष्पक्रम होता है, ये होगा आपका मुंडक। ठीक है, डी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्पों का खिलौना होता है, अग्रभिसारी, तलभिसारी, अपकेंद्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका अग्रभिसारी। एक्रोपेटली, चाइना रोज में पुष्पक्रम होता है किस तरह का? साइमोस, कैपिटलम, सोलिटरी साइम, नॉन ऑफ दीज। समीमाक्षी, मुंडक, सोलिटरी समीमाक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका सोलिटरी समीमाक्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसके बाद है साइथियम किस प्रकार का है? ठीक है, ये पूछा गया है कि साइथियम इज द टाइप ऑफ, किसका प्रकार है ये पूछा गया है? फल का, पुष्पक्रम का, कवक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पुष्पक्रम यानी कि इनफ्लोरेसेंस का एक टाइप है साइथियम। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। ठीक, इसके बाद आवृत बीजों का लाक्षणिक विशेषता क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज क्या? फ्लावर, रूट, सीड्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा? ये होगा आपका फूल, यानी कि फ्लावर्स जो है इसकी एक लाक्षणिक विशेषता है। इसके बाद है सबसे छोटा पुष्प होता है, कौन सा होता है? एंटीप्रोम, वॉल्फिया, माइक्रोस्कोपिया, गुलाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया जो है सबसे छोटा पुष्प होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेकॉन्टेशन। ठीक है, स्तंभीय बीजांडन्यास का एक उदाहरण है। ठीक है, प्लैंकॉन्टेशन, गेंदा, आर्जिमोन, लेमन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो बीजांडन्यास की का एक उदाहरण कौन सा? स्तंभीय बीजांडन्यास की, तो ये होगा आपका नींबू। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है मक्के में पुष्प होता है, एब्सेंट, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बट डिफरेंट प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल बट ऑन द सेम प्लांट। क्या होगा इसका राइट आंसर? एक लिंगी होता है। ठीक है, एक लिंगी होता है किंतु भिन्न पौधों पर। मक्के में पुष्प होते हैं एक लिंगी किंतु भिन्न पौधों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद एल्यूरोन परत होती है, अग्रणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूरोन परत होती है त्रिगुणित। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है एप्पल खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका थैलेमस। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है अस्थिफल ध्रुव का कठोरतम भाग क्या होता है? तो ये होता है आपका एंडोकॉर्प। इसके बाद है संतरे का हेस्पेरिडियम किसका रूपांतरण है? बेरी, अष्टफल यानी कि ध्रुव, पोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका बेरी का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद है पादप रहित जड़ वाले पौधे कहलाते हैं ऑर्क्यूथोबियम, पोडोस्टिमोन, रेफ्रिशिया, या फिर सेप्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो पादप रहित जड़ वाले पौधे कहलाते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि ऑर्क्यूथोबियम, पोडोस्टिमोन, रेफ्रिशिया और सेप्रिया, ये तीनों ही जो हैं आपके पादप रहित जड़ वाले पौधे कहलाते हैं। इसके बाद है
पादप रहित वाले जड़ पौधों को ये कहते हैं। इसके बाद है, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि वैक्सिलम, एली और कील है, क्या है पूछा गया है। पुमंग, जायंग, दलपुंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका सी, दलपुंज। तो सी राइट आंसर है इसका। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने कंप्लीट देखा होगा। नहीं देखा है तो जब भी आपके पास टाइम हो इसको देख लें कंप्लीट, और यहाँ तक आप पहुँच गए इसका मतलब आपने कंप्लीट देखा है। हो सकता है अगर आप स्किप करके पहुँचे हैं तो कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लें। और 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। एंड तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सारी अपडेट्स के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।